नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आप जानते हैं कोविड 19 का दंश विगत 1-1.5 वर्ष से हम झेल रहे हैं और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश इस बीमारी से अछूता होगा। भारतवर्ष की बात भी अगर हम करें तो हमारे देश में भी कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इस बीमारी ने अपना कहर न बर पाया हो। लेकिन दर्शकों, हम सब, चाहे मेडिकल फ्रेटर्निटी है, चाहे सरकार है या जन सामान्य है, सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी ओर से इस बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर हैं। फिर चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या जो मार्गदर्शन जो है भारत सरकार की तरफ से जन सामान्य के लिए है उनकी अनुपालना हो, सब अपने स्तर पे इस महामारी से जूझने में मदद कर रहे हैं और मेडिकल फर्टिलिटी का तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन दर्शकों, समस्या अभी तक बहुत अच्छी तरह से हम उभर नहीं पाए। लेकिन एक और बीमारी का नाम इन दिनों सुनने को मिला जिससे हम सिहर उठे हैं, वो है ब्लैक फंगस। और आज हमारा विषय भी यही है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड 19 के साथ साथ ये जो ब्लैक फंगस है, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो ब्लैक फंगस की बात होती है, क्या ये कोविड 19 के साथ कोई इसका कोई संतुलन, सामंजस्य या इसके साथ कोई संबंध है? अगर है तो इससे कैसे बचा जाए और वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में, अपने जहन में बिठा लें ताकि ये ब्लैक फंगस से भी हम बच पाए। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस विधा के एक्सपर्ट डॉक्टर यशपाल रांटा। डॉक्टर यशपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यशपाल नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बतौर प्रोफेसर तैनात हैं और कार्यरत हैं। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और खासकर आज के विषय से संबंधित ब्लैक फंगस या कोविड 19 के संबंध में आपके जहन में कोई सवाल है तो सरल है आपके लिए, आप दूरभाष के माध्यम से हमसे सीधे वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारा नंबर है 28000177। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ। नंबर है 28000177। दूसरा नंबर है 28000178 और STD कोड अवश्य लगाएं। STD कोड है 0177 यानी 0177। तो दर्शकों, उठाइए फोन और कीजिए हमसे बात, बताएं आज के विषय से संबंधित अपनी समस्या। यकीन मानिए आपकी समस्या का हल हम जरूर बताएंगे। डॉक्टर यशपाल, मेरा पहला सवाल, इन दिनों कोविड 19 के साथ साथ चर्चा होने लगी है ब्लैक फंगस की, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कहा जाता है मेडिकल टर्म में। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये कोविड 19 के साथ ही क्यों ये ब्लैक फंगस की चर्चा होने लगी? क्या ये दोनों में कोई सामंजस्य है कि क्या कोई दोनों में कोई संबंध है? देखिए, जो ब्लैक फंगस है ये असल में ब्लैक फंगस नहीं होता है, ये एक मिसनोमर है जी। ब्लैक इसलिए हो जाता है कि जो ये फंगस है, हमारे यहाँ पे 1.5 मिलियन फंगस है, जिसमें से 300 फंगस है जो कि लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं जी। उनमें से ये भी है जो सॉइल में मिलता है जी। यह हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करता जी। जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी लोअर होती है जी, जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी बोलते हैं जी, कोविड भी उनमें से एक ही है जी। या जिनको ज़्यादा शुगर है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जी, या जो लोग स्टीरॉयड पे है जी, कुछ लोगों की ट्रांसप्लांटेशन होता है जी, उनको भी इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स देते हैं जी, उन लोगों को भी ये हो जाता है जी। और कुछ लोगों को हो सकता है उनको कैंसर की बीमारी होती है, उन लोगों में ज़्यादा इसका खतरा रहता है जी। जो स्वस्थ आदमी है जी, उन पे इसका असर नहीं होता है जी। कोविड में हम ज़्यादातर स्टीरॉयड की मात्रा देना पड़ती है ताकि जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उनको होती है उससे बचा जा सके जी। तो इसलिए हमने इसको कोविड में देखा है। ऐसा नहीं है कि अभी हो जी, ये इन्फेक्शन पहले भी होते थे जी, और जिसका हम इलाज करते थे जी। जैसे मैंने कहा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये ज़्यादा होती है जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल वही था कि क्या ये कोविड 19 का जो दौर है इससे पहले भी था, और आपने कहा कि हाँ इससे पहले भी था,
लेकिन डॉक्टर साहब ये चर्चित क्यों हुआ इन दिनों ही? क्या जो कोविड, जो जैसे आपने कहा कि कारण मुख्य तौर पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेना, या आपने कहा कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा, तो क्या ये कोविड के दौरान इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, इस तरह से केसेस ज़्यादा आने शुरू हुए, या पहले इस तरह के केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे? देखिए, इसमें सबसे पहला तो डायबिटीज़ वाला, जी। जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, जी उनमें इसको ज़्यादा पाया गया कि ज़रूरी नहीं हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं जी। वो कोविड पॉजिटिव ही है, जी कोविड नेगेटिव में भी इसको देखा गया है। जी। डॉक्टर साहब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मिथ इन दिनों लोगों के जहन में आता गया, वो इसलिए कि शायद सीधा संबंध कोविड से है। आपने कहा कि आंशिक तौर पे जो है इसका संबंध है, लेकिन आपने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि जो कोविड पॉजिटिव है उनको ही ब्लैक फंगस हो, नेगेटिव क्योंकि हम, मैंने पहले बताया आपको कि ये बीमारी पहले भी थी, जी इसको हम पहले भी ट्रीट करते थे। जी क्योंकि जो बीमारी ये फंगस होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोरेल, जी जैसे आपने खुद ही म्यूकोरमाइकोसिस, जी। म्यूकोरेल इसका जो फंगस है, जी माइकोसिस जो फंगस की बीमारियां होती है जी। उसको हम माइकोसिस बोलते हैं, जी। इसे म्यूकोरेल माइकोसिस होता जी। है। या एक और जो फंगस होता है जो राइजोपस होता है, जी इन दोनों के कारण जो इनका इन्फेक्शन होता है, जी उससे क्या होता है कि ये जो फंगस होता है जी। ये ज़्यादातर अटैक करता है वेसल्स पे, जी। इसको बोलते हैं एंजियो इन्वेजिव। जी ये उस पे जो अटैक करेगा जी तो खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जी बंद होने से क्या हो जाता है, वो एरिया ब्लैक हो जाता है, जी जिसे विशार बोलते हैं, शिकार बोलते हैं जिसे, जी। वो पूरा पूरा ब्लैक एरिया होता है। जी इसीलिए मैंने कहा था ये मिसनोमर है, ये ब्लैक फंगस नहीं जी है। जी। डॉक्टर साहब, तो कुल मिलाकर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दर्शकों का एक मिथ तो जरूर दूर कर रहे हैं मेरे हिसाब से, वो ये कि जो कोविड पॉजिटिव हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि आपने कहा कि पॉजिटिव अगर आप हैं तो जरूरी नहीं कि आपको ब्लैक फंगस होगा ही होगा, क्योंकि जो नेगेटिव है उनको भी हो सकता है और उसके बहुत सारे दूसरे कारण हैं, तो इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एहतियातन जो है वो लक्षणों को समझने की क्या जरूरत है, वो लक्षण क्या क्या है वो भी मैं आपसे जानूंगा, तो ताकि जो है उससे थोड़ा सा क्लैरिटी हमारे दर्शकों में हो। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि ये जो ब्लैक फंगस की हम बार बार चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, तो लेकिन सुनने में आता है, जब हम देखते हैं एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, वो कभी बोलते हैं वाइट फंगस, कभी येलो फंगस, तो क्या ये ब्लैक फंगस सिर्फ कलर के हिसाब से डिनोमिनेट या आइडेंटिफाई होता है, या ये कई तरह का हो सकता है? वो मैंने आपको कहा कि ये मिसनोमर है, जैसे मैंने ब्लैक वाला मैंने आपको बता दिया, ये शार था उस कारण हो गया है, सप्लाई बंद होगी। वैसे वाइट फंगस इसको हम बोलते हैं ओरल थ्रश। ज़्यादातर हमने देखा जो हमारे पहले एड्स वाले पेशेंट होते थे या जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स भी होते थे, उनकी इम्यूनिटी लो होने से क्या होता है, जो कैंडिडा एल्बिकन जो हमारे पास एक फंगस है वो कॉमनली इन्फेक्ट करता है। वैसे तो हमारी बॉडी में इसको हम बोलते हैं कमेंसल होता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी लो हो जाए तो वो इन्फेक्शन कर देता है। जीभ में कर सकता है, मुंह में कर सकता है, जिसको ओरल थ्रश बोलते हैं। हमारी जो ये फूड पाइप होता है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, उसके बाद ये लंग्स में भी जा सकता है। अब उसका रंग वाइट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वाइट फंगस। असल में ये उसका जो आपका लक्षण दिखा रहा है ये वो वाइट, ये फंगस वाइट नहीं है, जो उसके प्लाक्स बनते हैं वो वाइट। लक्षण के हिसाब से जो है, जैसे आपने कहा कि लक्षणों की चर्चा कर लें डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा सा नहीं बल्कि विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं वो ये कि क्या पर्टिकुलर लक्षण हो सकते हैं ब्लैक फंगस के, ताकि लोग समझ सकें और समय रहते उपचार कर सकें और पैनिक भी ना पहले। देखिए, जो फंगस है सबसे पहले हम उसको बोलते हैं कि अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती, शुरुआती है नाक से होता है, ये नेजल म्यूकोसा को इन्फेक्ट करता है। अगर किसी को एपिस्टेक्सिस होती है, ब्लीडिंग होती है, फाउल स्मेलिंग होती है, अब इससे हो सकता है उसको इसका खतरा है कि उसको इन्फेक्शन होता है। उस स्टेज पर अगर हम उसको देख लेते हैं, हमारे ईएनटी के जो भी सर्जन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो एंडोस्कोपिकली देखते हैं, या वो क्या करते हैं, वो एक स्वैब लेते हैं और उसको हम क्यूएच में देखते हैं। अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस निकलता है तो हम पेशेंट को उस तरह से ट्रीट करते हैं। कई बार अगर उस तरह से नहीं होता, कुछ लोगों को क्या हो सकता है, नमनेस होती है, फेस में नमनेस हो सकती है, उनका दांत गिर सकता है, उन्हें दर्द हो सकती है, या उनकी आइज में क्या होती है, आइज को हम बोलते हैं बाहर प्रोप्टोसिस हो सकता है, उनकी नज़र डिमिनिशन भी हो सकती है, एकदम नज़र भी जा सकती है। उन लोगों में अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हमको फौरन जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये अपने खुद इलाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो वाला ब्लैक फंगस है, दवाइयाँ बहुत हैं। बिल्कुल, इलाज अपने आप नहीं करना चाहिए। हम बहुत बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो डॉक्टर ईएनटी वाले वो एंडोस्कोपिकली इसको देखते हैं, उन्हें
जिस जगह पे भी वो काला दाग मिलता है जी। वो उससे बायोप्सी लेते जी। हैं, बायोप्सी लेने के बाद उसको चेक करते हैं जी। उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं। जी। क्योंकि इसका अगर जितना ज़्यादा जाएगा जी। नोज से साइनस में जाएगा, साइनस अगर आइज में जाएगा, जी। ट्रीटमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। हमको जी। सर्जिकली उस एरिया को निकालना पड़ता है, जी। आँख को भी निकालना पड़ता है, जी। आँख के साथ साथ वाले एरिया को भी निकालना पड़ता है। जी। उसके बाद ये दिमाग में चले जाता है। जी। इसको हम बोलते हैं राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। जी। एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जी। जिसको मैं ब्लैक फंगस के बारे में बोल रहा जी। हूँ। जो वाइट फंगस हो ज़्यादातर मुंह पे होती है, जी। गले में हो सकती है, फूड पाइप में हो सकती है, जी। ये उस पे होती है। उसके हम पहले भी ट्रीटमेंट करते थे, उसको हम या लंग्स में जा सकते उसको। जी। तीसरा येलो फंगस है। जी। येलो फंगस का थोड़ा लेट पता लगता है। जी। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में इसका एक केस मिला है। जी। येलो वो बोलते हैं कि ये म्यूकोर सेप्टिकस जो इसका वो जी। फंगस है उससे होता है। जी। पस्सी निकल जाएगी, जी। पेशेंट को लथार्जी होगी, जी। भूख खत्म हो जाएगी, जी। जल्दी इलाज नहीं किया तो पेशेंट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जी। उसकी आंखें धस जाती है, संकन आइज बोलते हैं हम उसको। जी। और हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए तो उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और जी। उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा ज़्यादा पुअर होता है। जी। तो एक पेशेंट गाजियाबाद में हमको मिला था, जी। उसको ब्लैक भी था और वाइट भी था और बाद में ये येलो फंगस भी। जी। कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब कि जो आपने शुरुआती लक्षण बताए, इन लक्षणों की पहचान करना पहले अनिवार्य है। अगर ये लक्षण शुरुआती तौर पर हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को, किसी को भी ये लगे अपने आसपास, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और आपका कहना ये है कि अगर समय रहते अगर ये उपचार मिल जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो आँख तक और दिमाग तक ना चले जाए। इसमें एक चीज़ को मैं जोड़ना चाहूँगा, यह हर आदमी के लिए, जी। क्योंकि इसका इन्फेक्शन फैलता नहीं है। जी। हमने कहा था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। जी। जो लोग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जी। अपना शुगर ठीक करें, जी। जो स्टीरॉयड ले रहे हैं जी। डॉक्टर की सलाह से लें, जी। जो लोग पहले से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं जी। वो अपना ख्याल रखें, उनमें इसका होने जी, का ये खतरा महत्वपूर्ण है सबसे डॉक्टर ज़्यादा साहब। है। जी, ये भी महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब कि जो सिम्टम्स हैं, जिन सिम्टम्स की हम बात कर बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इन्हीं लोगों को, बिल्कुल। इन्हीं लोगों को जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, ऑक्सीजन या अभी अभी रिकवर हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से कोविड से, तो इनको इन लक्षणों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, डायग्नोस करने की आवश्यकता है ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके। अन्यथा कोई इस तरह के सिम्टम्स अगर नॉर्मल आदमी को, तो उसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। जरूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, कारण क्या है? लेकिन कारणों से पहले डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए भी, वो ये कि फंगस ये होती कहाँ है, किस पोर्शन में, किस जगह में ज़्यादा होती है, घरों में, खेतों में, या कहाँ, ताकि थोड़ा सा समझ पाए। देखिए, ये जो फंगस होते हैं इसको हम बोलते हैं डाइंग एंड डिगिंग ऑर्गन जो होता है। जी। हमारे जितना भी नेचर में जो चीज़ डेड हो जाती है, जी। प्लांट या एनिमल जी। हो, उसको बैक्टीरिया और फंगस ही उसको प्यूट्रीफाई करते हैं, जी। उसको उसमें स्मॉलर उसमें अब बदलते हैं। जी। तो ये डाइंग एंड डिकेइंग होंगे जहाँ आपके ज़्यादा इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जी। उससे ये फंगस फैलता है। जी। सॉइल में ये होता है। जी। नो डाउट हमारे एनवायरनमेंट में भी ये होता है, मिट्टी में भी होता है। सॉइल में तो होता ही जी, और एनवायरनमेंट में भी। एनवायरनमेंट में हमारा है। और अगर ओरल हाइजीन या अरे परे की गंदगी ज़्यादा होगी, जी। उन लोगों को इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जी। थोड़ा सा हमने अभी कुछ ये देखा, जो कुछ रिपोर्ट्स बोलती है, जी। कितनी ऑथेंटिकेशन है जी। हम उसको नहीं कह सकते। जी, उस रिसर्च वो हम ये को- बोल रहे थे कि हमने जो ऑक्सीजन यूज़ किया था, जी। वो खासकर जो हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ किया था, जी। उस कारण भी कुछ लोग बोलते हैं कि जी। इस कारण हो गया। लेकिन उसके ऊपर अभी शोध चल रहा है। अभी शोध चल रहा है, वो एक मैंने कहा वो उसको हम ऑथेंटिकेट वैसे जी, नहीं बोल सकते जी। हैं। लेकिन आपने कहा कि ये वातावरण में कहीं भी प्रदूषित हो सकती है, वातावरण में प्रदूषित वातावरण में हो chances सकती है, बहुत खेतों में ज्यादा। भी हो सकती है। बिल्कुल। आप बता रहे थे कि कारणों के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, और ये भी कि इन्फेक्टेड जो है लोग, जो जैसे किसान वर्ग है या फिर पॉल्यूटेड वातावरण है, क्या वो भी प्रोन है इसमें? हमारे किसान भाई आराम से अपना काम कर सकते जी। हैं, उन्हें इसके चांसेस नहीं है। जी। जिन्हें प्रॉब्लम है, जी। कोविड-19 हुआ है, जी। वो अपना ख्याल रख सकते हैं। जी। उन्हें इसका थोड़ा सा खतरा रहता है। जी। जो बाकी सब लोग हैं उनको पैनिक करने की पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कोई जरूरत डॉक्टर साहब, कारण क्या क्या है इसके अलावा? कारण मैंने कहा था कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जी। सिर्फ उन्हीं के लिए था। वो तो आपने बताया, अगर जी। आपका एरिया जी। या आपकी ओरल हाइजीन जी। वगैरह वो ठीक नहीं है, जी। और आपका जो एनवायरनमेंट है जी। उसमें क्रॉस हम बोलते हैं ना वेंटिलेशन नहीं है, जी। पुअर वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन, जी। उसमें भी कारण है। जी। आपके आसपास में
मैंने बोला जिस तरह से जो आपका गंद पड़ता है जिसमें डिगेइंग ऑर्गन्स होते हैं, जी। जहाँ फंगस ज़्यादा काम करता जी। है, अगर उस तरह की कोई चीज़ होती है उसको आप अवॉइड करिए। जी। ज़्यादा अगर आप बाहर अपना एक्सपोजर नहीं देंगे जी। आप इससे बचे रहेंगे। जी। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, हमारे कुछ पेशेंट को हुआ है, ये पहले भी बीमारी थी, हम इसे ठीक भी करते थे। जी। थोड़ा सा ये है कि इसकी मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा है जी। अगर इन्फेक्शन हो जाए, जी। क्योंकि इसका पता हमें कई बार लेट लगता है, जी। और जब तक लेट पता लगता है जी। तब हमारे patient शुरुआती को- लक्षण कई बार जो है वो मिस अवॉइड कर लेते कुछ एक जो हैं या पेशेंट हमारे पास नजरअंदाज आ कर रहे देते हैं। हैं, जी। जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं, जी। वो हमारे पास स्टेज 3 जिसको हम बोलते हैं, जी। स्टेज C बोलते हैं, जी। 1 2 3 उस पे आ रहे हैं। जी। आँख की रोशनी चलेगी, जी। देखा तो उसको वो था, जी। एंडोस्कोपिकली देखा, जी। करके देखा तो देखा पेशेंट को, जी। उनको जी म्यूकोरमाइकोसिस। डॉक्टर साहब, ये तो आपने शुरुआत में ही कहा था कि अगर समय रहते जो लक्षणों की पहचान अगर नहीं किया, डायग्नोज नहीं किया, तो बाद में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो बहुत सकती है, फिर ऑर्गन रिमूव भी करना पड़ सकता है, या फिर ब्रेन में चल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा फेटल और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और बहुत ज़्यादा मतलब ये हो सकता है कि आदमी की Progressive जान थोड़ा भी सा हो जाता है। हाँ जी, आदमी की जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये कि ये तो आपने बताया कि ये लक्षण हो सकते हैं और इन कारणों से हो सकते हैं, ये भी आपने बताया, और कौन कौन लोग जो है ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं किस किस एरिया में, ये भी आपने बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, जब इन लक्षणों, शुरुआती लक्षणों के साथ पेशेंट आपके पास आता है, तो बतौर एक्सपर्ट आप कैसे डायग्नोस करते हैं? संभवतः एक तो ये कि जो आप हिस्ट्री ना आपने बताया कि ये इंडिकेशंस या ये लक्षण है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर साहब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसे कोई टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिससे आप ये पुष्टि करते हैं कि ये ब्लैक फंगस का ही पेशेंट है? मैंने आपको कहा था कि एक तो हम एंडोस्कोपी बायोप्सी ले सकते हैं, जी। हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। जी। बायोप्सी से जब एंडोस्कोपिकल हम देखते हैं, अगर हमको वो काला दाग दिख जाता है, जी। हम उसकी बायोप्सी लेने के बाद, जी। या शुरुआती में अगर नेजल म्यूकोसा में भी होता जी। है, सिंपली हम उसमें एक नेजल स्वैब लेते हैं, जी। उसको हम KOH बोलते हैं, जिसमें हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। जी। अगर वो फंगस है तो हम उसका इलाज ठीक कर लेते हैं, जी। नहीं तो एंडोस्कोपी कर ले जी। या सीटी स्कैन वगैरह करने जी। के बाद हम उसमें देख लेंगे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और पेशेंट का उस तरह से हम डायग्नोसिस करके जी। उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि टेस्ट से तो गुजरना ही पड़ता है, लेकिन एक स्वैब लेते हैं, और जैसे आपने कहा था कि ENT वाले तो वो अगर एंडोस्कोप से देखते हाँ, एंडोस्कोपी से ही वो पुष्टि कर लेते हैं कि ये चीज़ें जो है अगर है ये, तो फिर संभवतः जो है ये पेशेंट जो है वो इस बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि क्या ये बीमारी इन्फेक्शियस है, संक्रामक है, यानी समूह में एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैल सकती है? जो तो नॉर्मल आदमी है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस है। जी। हम इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। जी। जो लोग, क्योंकि ये वायरस है, सॉरी ये फंगस है, जी। इसके स्पोर्स होते हैं, जी। अगर वो स्पोर्स नाक में जाते हैं जी। उससे इन्फेक्शन होता है। जी। तो इन्फेक्शन ये एक से दूसरे में नहीं फैलता, नहीं फैलता। जी। सबसे बड़ी बात ये है। और हमने कहा कि कुछ एक हमारा जो वर्ग है जिसमें इम्यूनिटी थोड़ी कम हुई थी, वो कोविड-19 वाला हो सकता है, जिसको स्टेरॉइड पे हमने डाला है, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाला है, या किसी और कारण इम्यूनोसप्रेसिव पे है, उन लोगों को थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी को हो, उनको जी। ये ज़रूरी लेकिन नहीं कि सभी एहतियात को, बरतने की आवश्यकता है। या इसमें ज़रूरी नहीं कि उन सभी को हो। जी। कुछ एक लोगों को, मैंने कहा अगर वो एटमॉस्फेयर आपका उस तरह का होता है जी। तो चांसेस ज़्यादा होते, ऐसा नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, उस स्थिति में क्या करें? क्योंकि जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि कई बार कोविड-19 के पेशेंट्स की जब हिस्ट्री देखी गई तो पूरा परिवार जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, और इतना इन्फेक्टेड हो गया कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन इस पे है। तो अगर पूरा परिवार में सब जो है कोविड से रिकवर कर रहे हैं, तो क्या उनको ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या ध्यान देने की जरूरत है? अगर उनकी, मैंने कहा अगर उनका एनवायरमेंट देखिए, 86% जो कोविड के केसेस होते हैं, जी। वैसे हम बोलते हैं 97% पेशेंट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। क्योंकि एक तरह का फ्लू होता है। जी। बहुत कम पेशेंट होते हैं जी। जिनको प्रॉब्लम हाँ, आती है, complications होती क्योंकि हैं, हम जी। बोलते हैं वायरस होता जी। है। सबसे पहले ये गले में मल्टीप्लाई करता है, जी। गले से लंग्स में जाता है, जी। लंग्स में जाने के बाद जो हमारे एल्वियोलाई मेम्ब्रेन होते हैं उसको ये रप्चर करता है। जी। उसी को रप्चर करने के साथ साथ जो हमारे बॉडी का जो अपना रिएक्शन होता है, जी। उसको कवर अप करने के लिए करते हैं, जी। उसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम्स। जो हमारा स्ट्रोम आता है, जी। साइटोस्टोम आता है, जी। उससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वेसल्स उसकी रप्चर हो जाती जी। है, कोआगुलेशन हो जाती है, जी। और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम ARDS बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जी। बोलते हैं, जी। जिस कारण हमको पेशेंट को ऑक्सीजन देनी पड़ती है। जी। उसी को रोकने के लिए हम स्टेरॉइड देते हैं। जी।
अगर पेशेंट को स्टीरॉयड देते हैं तो स्टीरॉयड देने से पेशेंट का शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जी तो उस तरह के जो पेशेंट होते हैं और जो थोड़ा लॉन्ग टाइम पे जिसको हम ऑक्सीजन दिए, जी उनमें थोड़ी सी इसकी जो प्रॉब्लम होती जी है ज़्यादा। यानी ये लोग जो है, जो आपने कहा, ये लोग, ये पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रोन है इसके लिए। बिल्कुल, 6 लोग घर के हैं, जी हफ्ते 10 दिन के 10 वैसे 2 हफ्ते का लेते हैं जी। पेशेंट, बिल्कुल 6 के 6 ठीक हो गए, उनको तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी इम्यूनिटी बहुत डॉक्टर साहब, अच्छी मेरा है। अंतिम सवाल, ट्रीटमेंट के तौर पे क्या किया जाना चाहिए एहतियातन? वैसे इसका ट्रीटमेंट हमने बोला था, इसका ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, हमारे पास इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन होता है, उसको बोला लाइपोसोमल जी एम्फोटेरिसिन। डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन तो फिर हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है? नहीं, इसका इलाज ही हॉस्पिटल में होगा। जी, कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, इस संक्षेप में अगर ब्लैक फंगस का समय रहते उपचार कर लिया जाए, समय रहते पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उपचार कर लिया जाए हॉस्पिटल जाके, सेल्फ मेडिकेशन नहीं, तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय में प्रश्न जहन में बहुत सारे हैं, फिर किसी कार्यक्रम में और जानने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा कि 50 हम बोलते हैं कि जल्दी आप आएंगे, इलाज अपने आप खुद मत करिए, जल्दी आएंगे और जल्दी ठीक होंगे, हम करेंगे। डॉक्टर यशपाल, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं भी, तब भी ये ध्यान में रखें कि आप, जरूरी नहीं है कि आप शिकार हों ब्लैक फंगस के, लेकिन फिर भी जो शुरुआती लक्षण हमने आपको बताए उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, समय रहते उपचार करें, डायग्नोस करें, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।